इतिहास में ना कुछ लोग बहुत कम समय के लिए आते हैं लेकिन अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो हमेशा के लिए रह जाती है। तो आज हम भारत के एक ऐसे ही कह सकते हैं कि विवादास्पद वाइसरॉय लॉर्ड लिटन की कहानी को समझेंगे, जिनका सिर्फ 4 साल का शासनकाल विवादों से भरा रहा लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। जरा सोचिए, एक इंसान जो खुद एक बहुत बड़ा लेखक हो वही प्रेस की आज़ादी पर सबसे कड़ा हमला करे, है ना अजीब बात। यही लॉर्ड लिटन के किरदार का सबसे बड़ा विरोधाभास है और इसी ने उनके दौर को इतिहास में इतना यादगार बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये लॉर्ड लिटन थे कौन और एक लेखक होने के बाद भी उन्होंने ऐसे कदम क्यों उठाए? चलिए इस कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लॉर्ड लिटन सिर्फ कोई प्रशासक नहीं थे। भारत आने से पहले वो लिटरेचर की दुनिया में ओवेन मेरेडिथ के नाम से एक बहुत बड़ा नाम थे। उनका एक लेखक होना, यही बात उनके बाद के कामों को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। लिटन के कार्यकाल की शुरुआत ही एक बड़े विवाद के साथ हुई। एक तरफ शाही जश्न की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ देश एक बहुत भयानक त्रासदी से गुजर रहा था। अब ये जो स्लाइड है ना, ये उस दौर के सीधे टकराव को दिखाती है। एक तरफ 1877 में दिल्ली में ग्रैंड दरबार सजाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को कायसरे हिंद का टाइटल देना था। और दूसरी तरफ बंबई, मद्रास, हैदराबाद, इन जैसे इलाकों में लाखों लोग एक भयानक अकाल की चपेट में थे। मतलब ये जो शान शौकत और लोगों की पीड़ा के बीच का फर्क था ना, इसने लिटन की इमेज पर एक गहरा दाग लगा दिया। आप खुद सोचिए, एक तरफ शाही दावतें चल रही हैं और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे में शासक की छवि कैसी बनती होगी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दमन का सिलसिला था ये कैसे और आगे बढ़ा, खास तौर पर जब बात आती है बोलने की आज़ादी और लोगों की पर्सनल लिबर्टी की। 1878 का साल ये लिटन की दमनकारी नीतियों का पीक था। पहले तो आया वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। इसने खास तौर पर सोम प्रकाश जैसे भारतीय भाषाओं के राष्ट्रवादी अखबारों की आवाज को दबाने की कोशिश की। और फिर उसी साल इंडियन आर्म्स एक्ट आ गया। मतलब भारतीयों को निहत्था कर दिया गया, जबकि यूरोपियंस को हथियार रखने की पूरी छूट थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहां एक मजेदार मोड़ भी है। ऐसा नहीं था कि हर कोई इस एक्ट के खिलाफ था। उस समय का एक बड़ा अंग्रेजी अखबार था पायनियर। उसने इस एक्ट का समर्थन किया था। इससे पता चलता है कि उस दौर में ओपिनियन कितना बटा हुआ था। अब लिटन की एक और पॉलिसी पर नजर डालते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसने पढ़े लिखे भारतीयों की उम्मीदों पर कह सकते हैं कि पानी फेर दिया। और ये स्लाइड ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है कि कैसे भारतीयों को प्रशासन से दूर रखने की कोशिश की गई। उम्र सीमा धीरे धीरे घटाई ही जा रही थी, लेकिन लिटन ने इसे 21 से घटाकर सीधा 19 साल कर दिया। इस एक फैसले ने इंडियन कैंडिडेट्स के लिए इस एग्जाम में बैठना लगभग नामुमकिन बना दिया। तो इन सारी नीतियों को एक साथ कैसे देखा जाना चाहिए? आइए अब जरा संक्षेप में उस विरासत को समझते हैं जो लॉर्ड लिटन अपने पीछे छोड़ गए। अकाल के बीच जश्न मनाना, प्रेस पर ताला लगाना, भारतीयों को निहत्था करना और सिविल सेवा के दरवाजे बंद करना, ये वो नीतियां थीं जिन्होंने इतिहास में लॉर्ड लिटन की एक कठोर और दमनकारी शासक की छवि को सीमेंट कर दिया। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, तस्वीर हमेशा सिर्फ काली या सफेद नहीं होती। लिटन की विरासत को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें उनके कुछ दूसरे कामों पर भी नजर डालनी होगी, जैसा कि इस दस्तावेज में भी दिखता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ जहां उन पर अकाल को नजरअंदाज करने के आरोप लगे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी बनाया। और इतना ही नहीं, अलीगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान की स्थापना भी उनके ही कार्यकाल में हुई। ये सारे कदम उनकी विरासत को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या लॉर्ड लिटन की नीतियां ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की एक जरूरत थी, या फिर वो सिर्फ भारतीय लोगों की उम्मीदों को कुचलने के लिए बनाए गए दमन के औजार थे? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। और यही वो चीज है जो लिटन की विरासत को आज भी एक बहस का मुद्दा बनाए हुए है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।